पेन कौन सा यूज करते हैं आप मेंस के लिए? बटरफ्लो। बटरफ्लो। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका डाउट है, जेन्युइन डाउट है, और ये उनके साइड से जेन्युइन है, पुराना वाला बटरफ्लो से लिखे या नया वाला बटरफ्लो? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रही हूँ। SAS, NT, अकाउंट ऑफिसर, DSP फिर DC अगर आपको बनना है तो बटरफ्लो, सेलो बटरफ्लो पेन से लिखना है। माइंड में था कि एक नौकरी ले लेनी है CSEB की, देन बस लाइफ सेट है उसके बाद। एंड ही वाज क्राइंग, आई कैन सी दैट। उसके बाद मेरे भी आंख से आंसू निकले। मैंने बोला पापा जी इतनी तैयारी की है मैंने, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगी। मेरे फादर ने कहा कि ठीक है तुम फेल हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सिचुएशन रहा है, मैं इसको बोल सकती हूँ। जो कुछ लाइनें हैं जो मेरे फादर ही मुझसे कहा करते थे वही लिखे हैं। तो वो कहते थे कि सच है फूलों में वह गुण है, जग में सुगंध का बिखराना, महको अवश्य पर मत सीखो, फूलों के जैसे मुरझाना। सुमन सभी की चाहत है पर कांटों से डरते हैं, मेरे मत वे सौभागी जो कांटों पर मरते हैं। नहीं भाग्य के पीछे बांधे हम अपनी आशाओं को, बत्ती मिटती ही रहती है हाथों की रेखाएं तो। नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आपने सुना ही होगा सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। आज के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मृण्मयी शुक्ला, CGPSC 2023 रैंक 2। अब ये सफलता की सीढ़ी जब इन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया तो सफल होते गए और सफल होते गए, पर ध्यान इनका उस लक्ष्य पे था जो इस बार इन्होंने पा लिया। नायब तहसीलदार, उसके बाद सबसे पहले SAS, फिर नायब तहसीलदार, फिर अकाउंट ऑफिसर, देन DSP, और आज अपने उस सर्वोच्च मुकाम पे हैं जहां तक उन्हें पहुंचना था, डिप्टी कलेक्टर। आइए उनसे उनके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका चैनल पे। कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। शुरुआत से शुरू करते हैं। सपना ऐसा था कि CGPSC देना है और DC बनना है, या फिर कुछ और सपना था? देखिए, सपना तो कभी ऐसा मैंने फ्रेम नहीं किया था। हाँ। वो टाइम के साथ ही शायद पता नहीं कभी मेरा इतना बड़ा लक्ष्य बन गया। कॉलेज के टाइम GC जगदलपुर से कॉलेज किया था मैंने। तो टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था। माइंड में था कि एक नौकरी ले लेनी है CSEB की, देन बस लाइफ सेट है उसके बाद। अचानक ऐसा होता है कि लास्ट ईयर थी, जब 4th ईयर में थी इंजीनियरिंग के। हाँ। तो मेरे फादर द्वारा कुछ बुक लिस्ट भेजी जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिसमें CGPSC के कुछ बुक्स थे। उससे पहले मैं जानती भी नहीं थी कि CGPSC होता क्या है। आप एग्जाम के बारे में नहीं जानते? नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। ये कमीशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ है, पेपर होता है, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। तो जस्ट एक रैंडम था कि वो बुक्स आए मेरी लाइफ में, जो कि मेरे फादर ने भेजी थी, और वैकेंसी निकली थी न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने वो कट भेजा था कि देख लेना, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, बाकी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो, जो इच्छा है वैसा करो। राइट। तो पढ़ा मैंने बुक, 2-3 बुक टूटेजा की बुक्स था। तो मैंने कुछ बुक्स देखे, लगा कि अच्छा है, GK बेस्ड था। छत्तीसगढ़ी से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी उस टाइम। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ बुक्स थे। फिर एक रैंडम प्री में मैं बैठी उस टाइम, 2015 का ही था। तो जब CSET और GS दोनों का मिला के मार्क्स आते थे, राइट? जी, तब की बात है। हाँ। और उसी दौरान ऐसा भी था कि जस्ट पास आउट, मतलब 2 महीना बचा था अपना फाइनल होने को। तो घर आई, घर में पता चला कि यहाँ टूटेजा एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ ज्वाइन कर लो। पापा ने ही कहा था। फिर हम गए वहाँ, मेरी वहाँ एडमिशन करा दिए। देन ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था। उसी बीच में मैं सोची थी कि मैं जॉबलेस हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था घर में बैठने की आदत शुरू से नहीं थी। तो LCIT ज्वाइन कर लिया।
कॉलेज फिर से? हाँ, किस चीज के लिए? पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए। तो वहाँ मैं 2 क्लासेस करती थी, इलेक्ट्रिकल का लेती थी और ट्रिपल ई ब्रांच को पढ़ाती थी, ताकि माइंड में था कि दोनों पैरेलल चलना चाहिए। नॉन टेक्निकल सॉलिड कोई वो नहीं था, एम नहीं था, बट टेक्निकल एक सॉलिड एम था उस टाइम। पढ़े हैं तो यूटिलाइज। हाँ बिल्कुल। तो वो भूलू ना, कभी वो प्रैक्टिस ना जाए, इस वजह से वहां जाके पढ़ाती थी, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी और उससे मेरी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही थी टेक्निकल फील्ड की। तो साथ साथ दोनों तैयारियां चल रही थी, इधर कोचिंग भी चल रहा था। फिर 2016 एक ऐसा साल आया जब मैं पोस्ट मुझे मिला, फाइनली पोस्ट मिला। उससे पहले का जो अटेम्प्ट था उसमें मुझे पोस्ट नहीं मिला था और 2016 में मुझे अधीनस्थ लेखा सेवा का पोस्ट मिला। मतलब 2016 पीएससी का, 2016 पीएससी मतलब 2017 में। हाँ 2017 में 16 पीएससी का। तो उसमें अधीनस्थ लेखा सेवा का पोस्ट मिला, काफी खुश थी। वो भी जर्नी काफी, एक उसका एक वाकया मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर कि इंटरव्यू का एक वाकया है जो कि काफी मुझे अंदर से एक हिम्मत देती है। टाइम ऐसा था कि बड़े भाई थे मेरे, वो उनकी एक्सीडेंट हो गई थी उस बीच में। तो मेंस दिया था, मेंस निकल गया था। जस्ट एक रात पहले की बात है जब इंटरव्यू था, अगले दिन इंटरव्यू था और एक रात पहले बड़े भाई की एक्सीडेंट हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैंने फैसला ले लिया था उसी दौरान कि इंटरव्यू में नहीं जाऊंगी, इंटरव्यू मैं ड्रॉप करूंगी। और मैं हॉस्पिटल गई थी, 6 बजे सुबह का टाइम था जब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे फादर वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, यहाँ क्यों आए हो, जाओ इंटरव्यू देकर आना। तो मेरा कहना था कि मैं नहीं जाऊंगी, फाइनल है कि इंटरव्यू नहीं देना है, ड्रॉप करना है। तो वो मेरे को सीधा स्टेशन ले गए, गाड़ी में बिठाया और स्टेशन ले गए और मुझे टिकट कटाया और बोले कि जाओ तुम इंटरव्यू देना। and he was crying. Okay. I can see that. उसके बाद मेरे भी आंख से आंसू निकले क्योंकि वो हिम्मत नहीं बची थी कि इस हालत में, इस परिस्थिति में जाके बोर्ड को फेस करूं। फाइनली गई, हिम्मत किया मैंने। वहाँ बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, सुशील त्रिवेदी सर थे, रिटायर्ड जी आईएएस ऑफिसर, एक रिटायर्ड जज थे। ऐसे पूरे बोर्ड मेंबर्स थे, 5 लोग बैठे थे वहाँ। तो 1-to-1 क्वेश्चंस आते गए। उसके बाद वो इंटरव्यू काफी अच्छा रहा मेरे मुताबिक, मुझे 89 नंबर वहाँ मिला और फाइनली 113 रैंक आया था। उसके साथ मैंने एसएएस का पद हासिल किया। राइट। ये मेरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तब कहीं जाके मैं टेक्निकल से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा जैसे कि मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो अचानक मैं टेक्निकल से कब नॉन टेक में स्विच करके इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। मतलब ये जर्नी लाइफ खुद ही मुझे लेते गई वहां पर, इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। वो सीजीपीएससी में कहते भी है ना कि कभी कभी हम भले ही पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हैं लेकिन पोस्ट हमको चुनता है। जी। हम सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं पर हम उस किस लायक हैं वो पोस्ट हमको चुन लेगा। इट टेक्स टाइम बट गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ऐसा भी कह सकते हैं। वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद आपको एक आयोग ऐसे पता चला? बिल्कुल, उसके बाद चल गया था, सारा नॉलेज हो गया था। उसके बाद तो बोलते हैं ना कि वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि जब पोस्ट एक मिल गया एसएएस का, मैंने इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर मिलना चाहिए। एक और आयोग है जिसको यूपीएससी कहते हैं, उसके बारे में कब नॉलेज? जी, इसकी भी एक स्टोरी है। हाँ। जब टुटेजा कोचिंग ज्वाइन की थी तो मेरे ब्रदर ही थे। शायद आज एक रिग्रेट तो नहीं बोलना चाहिए बट कहीं ना कहीं फील होता है कि उनकी बात मान लेनी थी। उनका कहना था, वो उस टाइम दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रह के यहाँ यूपीएससी की कोचिंग कर लो। बट मेरे माइंड में आया कि नहीं करना है क्योंकि मेरा पूरा थॉट प्रोसेस टेक्निकल में था कि टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, तो मैं क्यों घर से दूर जाऊंगी। 4 साल यहाँ रही हूँ जगदलपुर में, तो घर में ही रहूंगी और यहाँ
अपनी तैयारी कंप्लीट करूंगी। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। ये शायद एक छोटी सी गलती। उसके बाद मैं जॉब में आ गई, तो जॉब के बाद तो फिर यूपीएससी के लिए कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था, टाइम लेके जाना। हाँ, और थोड़ा नॉलेज भी नहीं था उसके बारे में ज्यादा। राइट, अगर नॉलेज रहता तो क्या पता सेल्फ स्टडी से कुछ हो भी पाता, हो सकता था। हाँ, तो ओके, कभी अटेम्प्ट नहीं किया यूपी, एक बार भी नहीं दिया? नहीं, एक भी बार नहीं। आईएफएस का एक पेपर दिया था बीच में, पर आईएफएस और यूपीएससी एक साथ होता है? हाँ, एक साथ ही होता है, बट वही एक पेपर दिया था मैंने। तो पहला वाला पेपर नहीं दिया? नहीं। ओके। और वो कभी निकला भी नहीं। एक ही बार दिया था, बस ड्रॉप कर दिया था। फिर आइडिया नहीं, छत्तीसगढ़ को आपकी जरूरत है, एज अ डीसी आपकी जरूरत है। जब ये जर्नी कंटिन्यू चल रही थी, यानी ऐसे स्टार्ट किए, डिप्टी कलेक्टर तक ये हुआ, इस पूरे फेज में कभी डाउनफॉल आए हैं? क्योंकि अगर पोस्ट के हिसाब से देखेंगे तो इट वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ऐसा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार में शायद इंटरव्यू तक जाते हैं, ऑफ कोर्स उनको अगर पोस्ट नहीं मिलता है, देन दे अटेम्प्ट फॉर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। कई बार ऐसा होता है कि वहां तक जाने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकला, ये बहुत बड़ा उनके लिए डाउनफॉल होता है। आपके में रिजल्ट वाइज ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा कुछ फेज आया था जहाँ पे डाउनफॉल फील किए होंगे, ऐसा कुछ था? मैं इस पूरी जर्नी में जो चीज सीखी हूँ, मुझे रिजल्ट को या फिर पोस्ट को अचीव करने से ज्यादा मैंने ये सीखा है कि लाइफ में बार बार गिर के कैसे उठना है। ये मेरी इस जर्नी का क्रक्स है जो मुझे समझ आता है कि मेरे लाइफ में केवल अप्स एंड डाउन वाले फेज ही चले, उसमें पढ़ाई को पैरेलली चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वही है ना कि जब हम अंदर से ठान लेते हैं कि भाई करना तो है, तो बस करके दिखाना है। ये था एक फेज। देखिए, लाइफ में जो एक ये आपको मैंने एक शेयर के इंटरव्यू का, बहुत लोग इसमें हिम्मत हार जाते हैं। उस दिन मैंने खुद को पहचाना, शायद उन बहुत लोगों में मैं भी थी कि मैं भी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन उस टाइम मैं खुद को पहचानी कि मेरे में ये है कि स्ट्रेंथ है कि इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस मैं वहां पर जाके बोर्ड को फेस करके आ सकती हूँ, 89 नंबर ला सकती हूँ विदाउट एनी प्रिपरेशन। मतलब कि उस माइंडसेट में आप एक प्रॉपरली आंसर के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो आयोग का एक रहता है ना, डर रहता है। इंटरव्यू जब भी फेस करना रहता है तो आप वो पैनिक सिचुएशन अपने लिए प्रेफर नहीं करोगे। तो पैनिक सिचुएशन में आयोग को फेस करके 89 नंबर ला के पोस्ट अचीव करना मेरे लिए बड़ी बात थी वहां पर। शायद यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। देन जब डीएसपी में 0.5 नंबर से चूकी, शुरू में ये नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात है, ये मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात है, 2017 पीएससी। तो घर में जब रिजल्ट आया तो कुछ सीनियर्स उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा हो गया डीएसपी में सिलेक्शन। तो हम क्या है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं। तो घर में मैंने सूचना दी कि भाई मेरा हो गया सिलेक्शन, बट सिलेक्शन लिस्ट आया तो उसमें मेरा वेटिंग में दिखाया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेक है, समझना चाहिए कि घर वाले एकदम खुश हो चुके थे, खासकर मेरे बड़े भाई। तो वो मुझे थोड़ा अपने भीतर में बहुत खराब लगा कि मुझे थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना था। फिर से जॉब के साथ रहते रहते वो सिलसिला चलते आया। देन 2020 का जो सिनेरियो था, जो आप अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं, तो जॉब का एक हेक्टिक शेड्यूल तो रहता है, उसके बाद लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जिससे आपको उभर के आना पड़ता है बाहर। तो 2018 पीएससी जब मेरा ऑल स्टेट रैंक 6th आया था, 6वां रैंक आया था, बट मैं अनलकी तो नहीं कहूंगी, बट पोस्ट एक था, डिप्टी कलेक्टर का एक ही पोस्ट था। तो जो रैंक 1 को भी नहीं मिला था, जो रैंक 1 क्योंकि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, इसलिए तो मुझे नहीं मिला डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट। तो ये सारा एक सिलसिला चल रहा था, घर में जश्न का माहौल था, हम बहुत ही मतलब खुश थे। भले नहीं मिला डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, स्टिल टॉप 10 में हाँ हम हैप्पी थे। देन मार्च की बात है, 30 मार्च 2020 को, जब कोविड का टाइम सिचुएशन ऐसा था, लॉकडाउन का था, तो मेरे बड़े भाई नहीं रहे उस दौरान। तो ये रहता है कि लाइफ पूरी से अस्त व्यस्त तरीके से हो गई। इधर पेरेंट्स को भी संभालना, पेरेंट्स मुझे भी संभाल रहे थे, मतलब हमारे लिए फिर लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी उस पीरियड में।
हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम अब कुछ सोचेंगे। मुझे तो वाकई में पूरी दुनिया खत्म होते हुए मेरे लिए नजर आ रही थी। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मुझे आगे पढ़ना है। इवन 2 महीने तक मैं घर में ही थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी उस फेज में। और केवल बस ऐसा था कि जॉब करना है तो थोड़ा बहुत कर लिया, ऐसा वहां जाके मतलब सभी जानते हैं, जो मुझे बहुत क्लोज तरीके से जानते हैं, इस फेज को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि मैं काफी मायूस हो चुकी थी। अचानक से आप इतना खुश हैं और मार्च में एक ऐसा सडन, मतलब ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सिचुएशन रहा है, मैं इसको बोल सकती हूँ कि अचानक ऐसे फेज से फिर आज का जो समय है। तो अब ये चीजें तो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती हैं। जो फेज में अभी भी इस चीजों को बोल रही हूँ तो मैं समझा नहीं पाऊंगी वो सारी चीजों को। देन फाइनली शादी का फेज आता है, 2021 में शादी होती है। तो सबको पता था कि भाई ये अच्छा पढ़ती है, घर वालों को पता था, फ्रेंड्स को भी पता था, मुझे खुद को भी पता था कि मैं कर तो सकती हूँ। बस यही है कि सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि कभी कभी मन नहीं करता है, हिम्मत हारने का ही मन कर जाता है कि अब हो गया, रहने। मन भी करता है हिम्मत हारने का। हाँ, मन भी करता है हिम्मत हार जाने का, क्योंकि खुद को टॉर्चर भी तो करना पड़ता है इस पूरे सिचुएशन में। काफी टॉर्चर तो कर ही लिया था पहले ही, तो लगता था कि अब और नहीं हो सकता। और करे भी तो क्यों करे, क्या है मतलब, क्या मतलब है इन सब चीजों का, क्योंकि हमेशा वो एक रहती है ना वैकेंसी, मतलब एक वैकेंट था खुद में, अंदर में खुद ही वैकेंट था कि लाइफ तो अधूरी है ही। एक जो सबसे बड़ा फेज रहता है, जो हम परिवार, जहाँ से हमको स्ट्रेंथ मिलती है, जहाँ से हमको हर चीज के लिए ताकत, बाहरी दुनिया से लड़ने की ताकत मिलती है, अगर हम अपने ही नियर एंड डियर वंस को खो देते हैं तो वो चीज को कोई फिल नहीं कर सकता, पार्ट है जो फुलफिल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो लाइफ में कभी नहीं जा सकता। इवन जब भी मैं आगे कंटिन्यू कोई भी सिचुएशन करूंगी, आगे बढ़ूंगी लाइफ में, वो चीजें कभी नहीं जाएंगी, वो हमेशा साथ रहेंगी। तो अब उसके बाद मैरिज का जो एक आता है सिनेरियो, की जॉब है, मैरिज भी है, और ये सारे इमोशंस चल रहे हैं। तो पढ़ाई को मैंने देखा कि ये बहुत ही मतलब मेरे लिए पैरेलली तो चल रहा है, बट इतना भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। शायद इन सब सिचुएशन को मेंटेन करने की वजह से ही वो शायद डिले हो रहा था, मुझे ये फील होता है कभी कभी। तो फिर बाय गॉड ग्रेस ये कंप्लीट हुआ जर्नी मेरा, और सेकंड रैंक लाकर आज वो पोस्ट हासिल हुआ। रैंक 1 लाना है अभी? नहीं बस इसी यहाँ तक हो गया। सफर कंप्लीट नहीं, क्योंकि डीसी तो अब मिल चुका है। एक चीज जो बचा हुआ है रैंक 1 कर सकते हैं इसमें पेपर। नहीं, रैंक 1 लाना टारगेट, 4 पोस्ट है अभी तो। रैंक 1 लाना टारगेट नहीं है ना। डीसी लाना टारगेट था, जो आ चुका है टारगेट। ओके, जो आपने अपनी जर्नी बताई उससे एक क्वेश्चन जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स का रहता है, वो मेरे में स्ट्राइक हो रहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं 20-21 साल के बाद तैयारी कर रहे हैं एंड उनके पास टाइम नहीं है। उनको अभी 21 साल हुआ है, 22 साल हुआ है, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं है। उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जॉब भी करना है, फैमिली संभालना है, या जैसे आप मैरिड हैं तो वो मैरिड भी नहीं है, अनमैरिड है, स्टिल उनके पास टाइम नहीं है। ठीक, आप इस क्वेश्चन के सार्केज्म को समझ गए? कैसे करना चाहिए उनको, मतलब आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और वो क्यों टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि वो अपना टाइम कहीं और दे रहे हैं। गुड आंसर। ये जरूरी है कि खुद सबको पता है कि टाइम हर चीज के लिए निकल सकता है, ये सबको पता है। ये नहीं करना है, इसलिए हम सारे अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि भाई ये सारा चीज है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाते हैं, तकलीफें गिनाते हैं। ऐसे ही कोई एक मैं अकेले उदाहरण नहीं हूँ, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। जो मैं तो बहुत कम ही चीजें फेस की हूँ, और भी बहुत फेस कर रहे हैं लोग जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली भी नहीं है, इवन पेरेंट्स नहीं है, उनको वो सारे बेसिक चीजें नहीं मिली हैं, कोचिंग के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, जो रिमोट एरियाज में रह के पढ़ाई करते हैं, नेट नहीं है, पता नहीं सैकड़ों ऐसे रीजंस हो सकते हैं स्टिल कि वो अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं,
अचीवमेंट ले रहे हैं, ये अपने ऊपर है कि आप टाइम निकालना चाहते हैं। हाँ, नहीं, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास वो सारे रिसोर्सेस है, इनके पास टाइम नहीं है। तो एक अगर आपकी परमिशन हो, वो सीक्रेट अगर आप बता पाए कि मृण्मयी शुक्ला जी कैसे वो टाइम निकालती है पढ़ाई के लिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में टाइम कैसे निकलता है? देखिए, मैंने आपको जब बताया था 2016 में जब पास आउट, 2015 में पास आउट हो गए, 16 में तैयारी स्टार्ट की, तब मैंने LCIT ज्वाइन किया था। मैं फ्री नहीं रहना उस टाइम भी आप वर्क कर रहे थे? मैंने कहा कि जो अपने आप को फ्री रखेगा वो कभी टाइम नहीं निकाल पाएगा, लेकिन जो अपने आप को बिजी रखेगा उसके पास टाइम ही टाइम है। ये की पॉइंट है, क्योंकि वो अपनी एफिशिएंसी को डबल कर लेता है, पहचान लेता है। उसके लिए एक एक घंटे, एक एक मिनट का मोल पता है। राइट। जब भी मैं जॉब में रहती थी, जब LCIT जाती थी, मैं डायरेक्ट वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। बहुत ही एक पॉजिटिविटी का माहौल था, खुद में भी कॉन्फिडेंस आता था, टेक्निकल भी रिवाइज हो रहा था। यहाँ के तुरंत कोचिंग जाती थी, कोचिंग जाने के बाद सारा नोट्स रिवाइज करती थी। उसके बाद सुबह उठती थी, 5 बजे उठती थी, 5 बजे जो 2-3 घंटे मेरे को मिल रहे हैं फ्री, उसमें रिवाइज करती थी। जब LCIT की बस में हम जाते थे, मैं बस में बुक रखती थी। मेरा एक हर जगह मैंने इस चीज को कहा है कि मेरे पर्स में एक बुक रहता था कि मुझे अगर ट्रेन में भी मिल रहा है मौका, मैं ट्रेन में भी पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। मैं जब धमतरी से रायपुर अप डाउन करती थी, मैं बस में पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। ये तो धमतरी से रायपुर अप डाउन जब मैं अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पर थी, तब की बात है। तो मैं जब जाती थी तब मैं बस में भी पढ़ना चालू कर देती थी। तो अगर आप टाइम निकालना चाहे तो किसी भी समय निकाल सकते हैं। आपके टाइम में सारा बुक फोन में है, आप फोन निकाल के अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने नोट्स स्क्रॉल कर लें। बहुत अच्छा पॉइंट है। फोन निकलने के बाद जब नोट्स पे ध्यान जाता है तो उस टाइम पे लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशन आते हैं। हाउ टू हैंडल दैट? नोटिफिकेशन आपके भी आते होंगे। इग्नोर दैट। हाउ टू इग्नोर दैट? जस्ट इग्नोर दैट। ये की पॉइंट है जो हमको नहीं पता रहता है। जस्ट इग्नोर दैट। वो नोटिफिकेशंस आएंगे ही। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 21 साल के उम्र में भी आपके पास ये डाउट है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको सीखना चाहिए कि उन चीजों को इग्नोर करो एंड वर्क ऑन दैट। ये हो सकता है डेफिनेटली। आपके सामने मिसाल है जो इन्होंने ये किया है। इसके बाद जब आपकी शादी हुई है, शादी के बाद बहुतों का ये रहता है कि मुझे एक परिवार को संभालना है, जो जेन्युइन है। मेल से ज्यादा शायद ये फीमेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सारे रिश्ते डबल हो गए और आपको उतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? उसके बाद भी अकाउंट ऑफिसर से DC बना जा सकता है, उसके लिए टाइम मिलता है। आपकी जर्नी कैसी रही इसमें? देखिए, इसमें फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आप अकेले सक्सेसफुल नहीं होते, आपके साथ पूरी फैमिली सक्सेसफुल होती है और उनका सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो जब मैं शादी कर गई तो मेरे ससुराल वाले काफी ओपन माइंडेड लोग हैं, एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। साथ ही मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव है इस मामले में। तो उन्होंने एक पूरा रखा था कि भाई तुमको जैसा रहना है, जिस तरीके से रहना है, जो इच्छा है वो करो। वो कभी भी एक हिंड्रेंस के रूप में मेरे सामने नहीं है, एक सपोर्टर के रूप में सामने है। तो और मैंने भी अपने आप को इस तरीके से नहीं बांधा कि नहीं, अब मुझे किसी भी चीज में सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी जो इन-लॉज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको नहीं निभानी है। हम प्रॉपरली हर सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होते थे, चाहे मेरे मायके का हो, चाहे मेरे ससुराल का हो, चाहे हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स का, जिनका भी हो। तो इस तरीके से मैं हर चीज में ओपन रही हूँ। मैं कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं की हूँ कि मुझे नहीं जाना, शादी अटेंड नहीं करनी है, या फिर सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ नहीं किया। जैसे अभी आपने बात की, मुझे पता था कि इस टाइम मुझे इग्नोर करना है तो मैं इग्नोर कर लेती थी। हाँ, जो चीज करना है उसके लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर सकते हो। तो बाकी जब फेसबुक स्क्रॉल करना है तो उसके लिए भी 5 मिनट का समय आप कर सकते हैं। तो उसको आप एक अपना फ्री टाइम दे सकते हैं। छोटे छोटे खुद को रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट सेट करिए कि आज मुझे ये लेक्चर अटेंड करना है, ये नोट्स बनाने हैं, देन गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। इतना आप स्क्रॉल कर सकते हो? जी, 5 मिनट आप दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट बैठे तो 1 घंटे, वो 5 मिनट ही रहना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान में हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है?
कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। yes, right. ये चीज बहुत बच्चे इग्नोर कर जाते हैं जब हेल्थ की बात आती है। प्रिपरेशन के दौरान में आपको जितना प्रिपरेशन में ध्यान देते हैं उससे डबल ध्यान आपको हेल्थ में देनी है, और फैमिली को भी देनी है। जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उनकी फैमिली को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको बच्चे के हेल्थ के लिए डबल एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग रहता है। जिस तरीके का मेंस का शेड्यूल है कि 4 दिन में आपको कंटिन्यू में 7 पेपर देने होते हैं, और प्रीलिम्स का भी वैसे सब्जेक्ट काफी वास्ट है, तो इस दौरान फैमिली को प्रॉपर कोई एक बंदा हो फैमिली में, चाहे आपकी मम्मी हो या फादर हो या कोई भी आपके सिबलिंग हो, जो भी है वो इतना एफर्ट कर ले कि आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट दे, खाना दे, एक टाइम का जो भी हो सकता है, या फिर कोई लिक्विड डाइट लेते रहना चाहिए, स्प्राउट्स प्रिफर करिए। क्योंकि मैं ऐसा करती थी, मैं हमेशा जब पढ़ती थी तो मुझे भूख काफी लगती थी और मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो जाती हूँ उस दौरान क्योंकि खाने पीने का मैं काफी ध्यान रखती थी। जब पढ़ाई करती थी तो हर 2 घंटे में मैं कोई लिक्विड डाइट प्रेफर करती थी, या फिर खाना है तो सादा खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी, सिंपल रोटी दाल चावल घर की सब्जी वैसा टाइप का मैं लंच प्रेफर करती थी। राइट। पेन कौन सा यूज करते हैं आप मेंस के लिए? बटरफ्लो। वो पहले से ही 2016 से ही हुई है, वही पेन ही है। हाँ, मतलब अगर आपको डॉट पेन SAS एंटी अकाउंट ऑफिसर और अब DSP फिर DC अगर आपको बनना है तो बटरफ्लो सेलो बटरफ्लो पेन से लिखना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है सेलो बटरफ्लो से ही लिखते हैं, जिसका अब उसका एक पहले दूसरा पेन आता था, अभी 2 साल पहले वो चेंज हुआ है। ऐसा है कि आपके पास पुराना वाला पुराना ही है, पुराना वाला बटरफ्लो। आपको पुराना मिल गया है, आपके पास है? मेरे पास है ही वो, मतलब वो चेंज हो गया। नहीं, वो पेन मतलब मार्केट में तो मिल जाता है बटरफ्लो का। एक उसका 2 हो गया है। अच्छा, 2 हो गया। अभी जो नया उसका फ्रेम आया है ना, वो डिफरेंट हो गया। मे बी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लाइट ब्लू कलर का एक रहता है, अभी लाइट ब्लू कलर हुआ है। अच्छा, पहले थोड़ा डार्क ब्लू था। अच्छा। ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका डाउट है, जेन्युइन डाउट है, और ये उनके साइड से जेन्युइन है। पुराना वाला बटरफ्लो से लिखे या नया वाले बटरफ्लो से? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रही हूं। हमसे पूछे हैं अच्छा, कौन सा पेन लिखना चाहिए, और मोस्टली जो टॉपर्स आते हैं या फिर किन्हीं का भी है तो हमको यही पेन सुनने मिला है। हम बोलते हैं बटरफ्लो से लिख लो, ये लिखे। उनका रहता है पुराने वाले से लिखे सर, नहीं पुराना वाला मिल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, तो मुझे भी लगता है इसीलिए डाउट होगा, पर उनके हैं। मैं नोटिस नहीं किया कभी इन चीजों को, बस बटरफ्लो मांगा था, मिल गया। ठीक। मेंस का फेस कैसा रहता है? वो 4 दिन जो रहते हैं, अगर 3-4 मेंस देने के बाद पे उतना ही अनइजी हमेशा के लिए रहता है? क्योंकि फर्स्ट फेज में सबके लिए वो एक अनइजी माहौल है कि आपको पहला पेपर 3 घंटे देना है, 2 घंटे का गैप है, लंच भी करना है, गर्मी का टाइम है, सेकंड पेपर देना है, गए अगले दिन 2 पेपर है, मतलब 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तैयारी करनी है। सेम रिपीट और वही एटमॉस्फेयर है। शुरुआत और आखिरी मेंस दोनों में क्या है वो सेम सिचुएशन आपके साथ हमेशा रहा है या फिर थिंग्स चेंज? जब फर्स्ट मेंस था, हाँ, तब ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस छूट जाते थे, टाइम का इशू रहता था, तो और जो स्किल थी, राइटिंग स्किल थी, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी जो आपके लास्ट पेपर में मैंने देखा। और इवन आई वुड से थर्ड लास्ट पेपर 2018 PSC का, उसमें राइटिंग स्किल काफी इम्प्रूव हुई थी। उसके बाद जितने भी मेंस मैंने लिखे थे उसमें काफी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मैंने देखा अपनी राइटिंग स्किल में। टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा रहा है, पहले थोड़ा सा स्लो था, अब काफी फास्ट है, टाइम में कंप्लीट हो जाते थे सारे पेपर्स। और 2.5 घंटे में नहीं, 2.5 घंटा नहीं, करीबन 5 मिनट बचा रहता था। 5 मिनट में ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। पूरा 46 लिखने के बाद, हाँ, पूरा 5 मिनट बचा रहता था, आखिरी के 5 मिनट तो हो जाते थे पेपर कंप्लीट, प्रॉपर वे में कंप्लीट होते थे। और जो एक टारगेट था, जो कि फर्स्ट पेपर में जब अटेम्प्ट किया था कि सारे क्वेश्चन से सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, जो अपने प्लस पॉइंट वाले हैं, जो अच्छे लगते हैं, केवल वही सब्जेक्ट्स पढ़ कर आओ और वही आंसर्स को लिखो, बाकी को जो नहीं आता है उसे छोड़ दो। वो चीज अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब मैं हर सब्जेक्ट्स को उतना ही
प्रेफर करती हूँ, इतना इम्पोर्टेंस देती थी। और साथ ही सारे जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन हो चाहे वो 15 नंबर के, बहुत ही अच्छे से उसको लिखती थी। तो ये चेंजेस मैंने देखे हैं, फील किया है। ठीक है, मैं एटमॉस्फेयर की एक्चुअली बात करना चाहता हूँ कि वो जो 2 घंटे का फेज होता है वो कैसे, एक्चुअली अभी तो आप पोस्ट पे हैं, आपका होम टाउन है बिलासपुर, वो आपके लिए मैनेजेबल है, पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो बिलासपुर या फिर रायपुर में तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जोन हेड डिस्ट्रिक्ट्स के नहीं है, सपोज कोरबा के हैं, चांबा के हैं, बिलासपुर जाकर के पेपर दे रहे हैं, वो 4 दिन वो कहीं पे रह के पेपर दे रहे हैं, वो 2 घंटे हाउ शुड दे मैनेज, कैसे उनको करना चाहिए? जैसे कि 2 पेपर के बीच में जो वो 2 घंटे की आप बात करते हैं, तो 2 घंटे का जो फेज रहता है, यदि आप कंफर्टेबल हैं, अगर जो बाहर से आए हैं, मुझे लगता है कि वो अगर उनको लगता है कि एक साइलेंट पोर्शन चाहिए जिसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना करे, जो उनके कलीग्स रहते हैं वो अगर गए हैं, दोस्त हैं गए हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सेकंड पेपर को रिवीजन करना पड़ता है अपने को, तो उस वक्त अगर उनको डिस्टर्बेंस फील होता है तो प्रेफर करें अपने जहाँ वो हॉल्ट किए हैं वहां जाके आराम से जो भी लिक्विड डाइट लेना है या अपना खाते खाते उसको रिवाइज कर ले। ये एक प्राथमिकता, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप सबके साथ रह के रिवीजन लेना चाहते हैं उन 2 घंटों में, कि आप अपने होम प्लेस में जाके, होम प्लेस इन द सेंस जहाँ आपने हॉल्ट किया है वहां पर आप रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे काफी क्रूशियल रहते हैं। उसमें आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है फालतू चीजों में, किसी से बात करके, किसी से डिस्कस करके कि पिछला पेपर कैसा आया था। आपको ना तो किसी की सुननी है ना अपना बताना है, ये 2 चीज वाकई में, क्योंकि अगर हम किसी का सुनते हैं कि बहुत अच्छा गया तो थोड़ा सा लगता है कि अरे मेरा तो खराब चला गया, तो उस चक्कर में दूसरा पेपर बिगड़ जाता है। ना ही अपना बताना है कि अपना कैसा गया, तो ये समय वेस्ट नहीं करना है, 1 सेकंड वेस्ट ना करिए। डायरेक्ट फर्स्ट पेपर देके जब निकल रहे हैं तुरंत ही अगर वही बैठ के पढ़ना है, वही बैठ के सीधा रिवीजन करना है। और डाइट लेना है, चाहे जूस ले लीजिए, फल ले लीजिए, वैसे प्रेफर कीजिए जूस और फल ही खाइए उन 2 घंटों में, खाना मत खाइए। मैं खाना नहीं खाती थी, मैं जूस और फल नहीं खाती। नींद का भी है दिक्कत और मुझे पसंद, मैं नहीं खा सकती उन 2 घंटों में, तो इसलिए मैं जूस और फल ही प्रेफर करती थी, केवल 2 चीज ही खाती थी। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट जैसे ही 5 बजे के बाद हमको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है अगले दिन की। तो जब मैं 5 बजे घर पहुंचती थी, 5 बजे तो नहीं पहुंच पाती थी, 5 बजे पेपर ऑफ है तो आधे घंटे, 5:30, तो उस आधे घंटे में जैसे खाना हुआ, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती थी 15 मिनट और 1 घंटा नींद लेती थी। अगर पढ़ जाए तो, कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी, ऐसा भी केस आता था। बिल्कुल। उसके बाद कंटिन्यू मैं रिवीजन कर रही हूँ और सिर्फ रात को 2 घंटे नींद लेती थी, सिर्फ 2 घंटे। उस 4 दिन में टोटल 4 घंटे मान लो ये नींद है, बस 2 घंटे की नींद। वो भी कभी कभी मतलब एक रहता है कि नैप ले लिए थोड़ा बहुत की एनर्जी मिल जाए, अगर लेना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं, बट मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं केवल 2 घंटे ही सोना प्रेफर करती हूँ। वो अपना प्रेफरेंस है। हाँ, अगर किन्हीं को रहता है ना, कोई लोग 5 घंटे भी सोकर आते हैं या 6 घंटे, तो वो अपना देख सकते हैं, बट मुझे नहीं आती थी, टेंशन रहता है माइंड में, तो फिर मेरे से नहीं हो पाता था। तो 2 घंटे नींद लिया, उसके बाद फिर से काफी लिक्विड डाइट पे ही मैं बेस्ड रहती थी उस पूरे प्रिपरेशन में, मतलब वो 4 दिन का जो फेज निकलता था इस तरीके से वो रहता था। और पैनिक ना हो, अगर कोई पेपर, जैसे कि इसी बार का मेरा 4th पेपर थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि वो जा रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा पैनिक कर गई थी। अभी बोलना आसान है कि ना करे, लेकिन वो हो जाता है, सिचुएशन वैसा आता है। तो भले आप 1 घंटा पैनिक कर रहे हैं, लेकिन उस 1 घंटे को 6 घंटे मत करिए। मैंने पूरे 1 घंटे वेस्ट किए थे जब मैं घर आई थी पेपर देकर, तो मैंने 1 घंटे वेस्ट किए। 1 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि रहने दो, बस एफर्ट करना है, क्या पता हो ना हो ये भी नहीं सोचा था, बस एफर्ट करना। जब तक 100% देते आई हूँ तो इस बार क्यों मैं 80% दे रही हूँ, 100% देना ही है। फिर से मैं अपने आप को रिस्टार्ट की, पूरा रिवीजन की नेक्स्ट पेपर के लिए, और शायद आज वो रिजल्ट इसी का नतीजा है। अगर मैं वही हिम्मत हार जाती तो आज नहीं हो पाता। एक इसी में मेरा डाउट है, उन्होंने पर्ची दिया है मेरे को, पेपर 5 में 86.5 मार्क्स है, जो आई थिंक पेपर 7 को छोड़ करके कम है। ये वही 1 घंटे वेस्ट करने का नतीजा था? हो सकता है, मे भी हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वो पेपर मेरा अच्छा गया था। मैं ये मानती हूँ कि इतना बुरा नहीं गया था, अच्छा गया था। तो
लेकिन हो सकता है दूसरे पेपर में और रिफ्लेक्ट कर जाता हम। हाँ, तो जो पेपर 6 है 10 जी, क्योंकि अगर वो 1 घंटा से 6 घंटा होता तो अभी 86 से हो सकता है वो 66 के बिलो हो जाता। बिल्कुल, फिर वो रैंक 2 अगली बार फिर देना पड़ता, आपके कंपटीशन बन जाती है मैम। तो वो पैनिक सिचुएशन ना करे, वो बेहतर है। ये मुझे खुद से सीख मिली है और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी। ठीक है, इफ यू आर ओके, ऐसे कौन कौन सा लिखे थे इस बार? ऐसे में एक वन नेशन वन इलेक्शन कॉमन सब लिखे हैं। फिर और छत्तीसगढ़ पोर्शन में डेवलप्ड छत्तीसगढ़, डेवलप्ड इंडिया एंड डेवलप्ड छत्तीसगढ़, जो बजट से रिलेटेड था। हाँ। और 4th छत्तीसगढ़ का ऐसे आई थिंक टूरिज्म बेस्ड था, राइट। एंड इंडिया में एक क्लाइमेट चेंज, ये 4 ऐसे आपने लिखे। हाँ। राइट, प्रिपरेशन थी इसकी कि अच्छा, ऐसे का एक और है कि लोगों को ये रहता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा, ये जो 4 आप लिखे थे ये पहले से आप प्रिपेयर्ड थे या सिर्फ नॉलेज रख करके वहां पे जाके इम्प्रोवाइज करना होता है, क्या होता है इसका पैटर्न? देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन ये तो बहुत ही करंट टॉपिक चल रहा था, तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन तो रखी थी, इसलिए वो ऐसे बहुत ही स्मूथली वे में लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी जो क्लाइमेट चेंज का था, ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू हम बहुत साल से देखते आ रहे हैं, शायद जब हमारा जन्म हुआ था तभी से है और तब से इम्पोर्टेंट है सीजीपीएससी के ऐसे। हाँ, तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक आर्टिकल पढ़ के गए उसी को लिख कर आ गए, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जो आपने पहले भी पढ़ा है, स्कूल लाइफ में पढ़ा है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूरिज्म की बात है, ये भी एकदम ओपन ऐसे है, आप इसमें अपने भी कुछ चीजें ला सकते हैं, कुछ ऑलरेडी हमने जीएस पोर्शन में इतने सारे कुछ छत्तीसगढ़ के पढ़े वो चीज ला सकते हैं। ये हो गया। देन डेवलप्ड इंडिया एंड डेवलप्ड छत्तीसगढ़, ये तो बजट का ही अपना क्वेश्चन था, तो इसके लिए तो प्रिपरेशन एक तरीके से मैं कहूंगी कि मैंने किया था, तो वो लिखा गया था बजट का है। हाँ, राइट। इससे पहले के सीजीपीएससी के मेंस जो आप दिए हैं और इस बार का मेंस एक्सपीरियंस क्या था क्वेश्चंस का? एक वर्ड में अगर कुछ कहना चाहें तो एक वर्ड में, फिर उसके बाद अपन इसके डिटेल में जाएंगे। एनालिटिकल। मजा आया? बहुत मजा आया। कैसे, मतलब अब डिटेल में आते हैं। जैसे सोशियोलॉजी का ही पेपर था और फिलॉसफी का पेपर था। हम जनरली जब सिलेबस चेंज हुआ था तो बच्चों को आदत हो गई थी डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करने की, इस बार वैसा नहीं देखने को मिला। कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर में कौन सा लिखे थे फिलॉसफी में एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है। मैं क्वेश्चन बताया था आपको। हाँ। एक था सुखवाद से रिलेटेड था। हाँ। चारवाक फिलॉसफी, एंड सेकंड था कि ह्यूमैनिटी कैन रिप्लेस रिलीजन। चारवाक का मैंने लिखा, चारवाक वाला आपने लिखा था। राइट। एक ही क्वेश्चन, एक ही 15 नंबर का होगा, एक 10 नंबर का भी क्वेश्चन रहा होगा। वो सोशियोलॉजी का होगा। 8 नंबर का कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें गांधी जी और गुरु गोविंद जी का वो आइडियोलॉजी जो भी था उसमें डिफरेंस बताना। हाँ। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। उसमें मैंने इस तरीके से लिखा था कि मैंने एक पूरा टेबल बनाया था जिसमें गांधी जी के व्यूज रखे थे और नानक जी का था, गुरु नानक जी का, सॉरी मैंने गुरु गोविंद जी, तो नानक जी का था। उसके बाद वो दोनों के आइडियोलॉजीज मैंने उसमें रखे। देन उसके जो करंट सिनेरियो भी है चल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, जैसे कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी एक लीगल एक्ट बन रहा है और या फिर रिफॉर्म्स आ रहे हैं सोसाइटी में। जनरली हम जैसे कि ट्रिपल तलाक ये सब को, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ये सारी चीज को मैंने करंट से रिलेट करके दिया उसमें कॉलम में। वो मुझे काफी अच्छा लगा। एक तरीके से चाहती तो उसको मैं पैरा में लिख के, एक हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं पैरा में जब हम राइटिंग करते हैं, तो उसमें मेरे काफी 10 पॉइंट बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एंड ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसकी प्रिपरेशन आप इसके बारे में सिर्फ आप नॉलेज रख सकते हो, आप इसको प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, इसका आप तैयार करके नहीं जा सकते। ये इस बार के जो क्वेश्चंस जो बच्चों ने अप्रोच किया उन्होंने खुद फील किया होगा कि लिमिटेड स्टडी से पॉसिबल नहीं था इस बार का। आपको मतलब मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप मतलब ये इस बार का ऐसा नहीं था कि रट के गया और जाके लिख दिया। राइट। जो रट के गया वो वाकई नहीं लिख पाया इस बार का पेपर को। जैसे कि एक इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन आया था, ग्राफ बेस्ड हम अलग अलग कर्व पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कुछ रिलेशन को लेकर, तो अगर उसको जो नहीं समझ पाता, जो नहीं पढ़ा रहता, तो वो कुछ भी लिखा आ जाता। राइट। वो बेरोजगारी से, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन एंड बेरोजगारी को कैसे अफेक्ट करता है, तो वो
सारा चीज एक है कि आपको डीप स्टडी डिमांड कर रहा है। आपके पेपर जो है वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखने पड़ेंगे, प्रॉपर वे में कंक्लूजन देना पड़ेगा। राइट। इसलिए इस बार का पेपर काफी अच्छा रहा। मजा आया। बहुत मजा। और वो जो अंडरस्टैंडिंग के बिना वो कंक्लूजन है वो निकल नहीं पाएगा, वो आपका कंक्लूजन नहीं होगा। जी, जी, जी। और कितने कंक्लूजन आप रट सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और सच ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि ना, अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी का या चाहे यूपीएससी, अब जो यूपीएससी है उसका लेवल तो खैर इसी पे ही आता है, वो तो एनालिसिस बेस्ड ही रहता है। बट आप जब भी पढ़े ना तो उसको रट के ना पढ़िए, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि आपको खुद जब अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो लिखने में काफी मजा आएगा। जो वेरिएशंस दिखते हैं आपके आंसर और दूसरों के आंसर में, वो काफी अच्छा फील कराते हैं। आप खुद को पहचानेंगे कि भाई इतनी भी अच्छी राइटिंग स्किल है कि आपने पास करके उसी को डेली इंप्रूव करिए। तो कंपटीशन उसी में ही बढ़ेगा। अब आगे चल के देखेंगे तो देखेंगे कि बच्चे जो अपनी खुद की स्किल डेवलप करेंगे उसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, ना ही जो मार्केट में जो बुक्स फ्लडेड है ना पूरी तरीके से, उससे कंपटीशन अब डिसाइड नहीं होगा। नहीं डिसाइड होगा। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है 2023 के ही मेंस के पेपर को, अगर वो 4-5 बार ही रिपीटेडली लिखे तब भी उसके आंसर लिखने का तरीका अपने आप नया नया होता जाएगा, नई नई चीजें वो सीखता जाएगा। बिल्कुल। इस बार के क्वेश्चन में थॉट्स हर बार चेंज होंगे और कुछ अच्छा निकलते जाएगा। आप जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि लिख के आप उसको बस भेज देते हैं। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो आप स्वयं भी पढ़ते हैं अपने आंसर्स को। पढ़ना चाहिए, अपने आंसर्स खुद रीड करने चाहिए, उससे पता चलता है। इट्स लाइक अ मिरर। हाँ, आप अपना चेहरा आप उसमें अपने इतने सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, कितना लैग कर रहा है वो आंसर, क्या क्या चीजों में लैग कर रहा है, कितना उसमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ एनालिसिस। हाँ, अपने आंसर्स को आप 10 बार पढ़िए, बशर्ते आप दूसरे के आंसर को 10 बार पढ़ रहे हैं, अपने आंसर्स को पढ़िए। यहाँ जनरली वो होता है कि टेस्ट में कौन टॉप किया, टॉपर्स कॉपी है, उससे देख लेते हैं। और एक चीज और है, जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो बच्चे लोग जनरली किस चीज में ध्यान देते हैं, जो कि मेरा भी एक टाइम के लिए पर्सपेक्टिव बन चुका था, मार्क्स देखते हैं कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनके कितने मार्क्स आए, किसके दूसरे के कितने मार्क्स, उसमें मत जाइए। वो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस स्लो करेंगे। आप नहीं जानते हैं कि चेक कौन कर रहा है और किस तरीके से डिमांड है उस आंसर, क्या पता जो चेक कर रहा है वही फर्स्ट आया। हाँ, तो इसलिए आप उसमें मत फोकस करिए, मार्क्स पे फोकस मत करिए। आप स्वयं खुद के आंसर्स पढ़िए, उसमें देखिए कि इसमें और क्या डाइवर्सिफिकेशन आप दे सकते हैं। राइट। एक आपने जो कहा टेस्ट सीरीज वर्ड है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है सीजीपीएससी की तैयारी के लिए? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका इंपॉर्टेंस इसलिए फील करती हूँ कि मेंस में कंप्लीटली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके। तो जितना आप ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना ही ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे और उससे आपको अपनी कमी का एहसास होगा। और आप जैसे जैसे आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस को आप फेस करेंगे ना, आपकी तैयारी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, लेना चाहिए। राइट। टेस्ट सीरीज में लोगों का जनरली एक डाउट रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी सबके मार्क्स आ जाते हैं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, या और इसके बाद में एक उनके दिमाग में एक सिनेरियो फ्रेम हो जाता है कि फलाना ने टॉप किया है तो उनका आंसर हमेशा से बढ़िया था। ये उनके दिमाग में आ जाता है, उनका आंसर हमेशा से बढ़िया था, वो हमेशा से अच्छा लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं। क्या ये होता है? जो रैंक लाते हैं या जो पोस्ट लेते हैं वो जब अपनी तैयारी का फेज स्टार्ट किए हैं तब से वही चल रहा है कि हमेशा वो बेस्ट मार्क्स लेकर के आ रहा है, ऐसा होता है क्या? सीजीपीएससी की तैयारी में आप खुद के अंदर में, चाहे वो कॉन्फिडेंस का हो, स्किल का हो, आप एक तरीके से अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे। ये इसी का ही पूरा खेल है। टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं कि जो एक टॉपर है वो टॉपर बाद में बनता है, जो अच्छा एक स्टूडेंट है वो अच्छा ही लिख रहा है, वो भी पहला आंसर हर किसी का बुरा ही रहता है, कमियां ही रहती है। वही तो आपको बार बार रीड करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, जो क्या पूछ रहा है वही आपको लिखना है। राइट। तो इस तरीके से आप ये बिल्कुल भी बायस्ड थॉट तो नहीं लाना है, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर हो, मेंस को लेकर हो, प्री को लेकर हो। सीजीपीएससी में किसी भी तरीके का कोई भी प्री डिटरमाइंड ऐसा कुछ भी चीज काम नहीं आएगा। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे बेस्ट करना है। राइट। इंटरव्यू वर्ड आया, कैसा था इस बार का इंटरव्यू?
इंटरव्यू काफी अच्छा था मेरा। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जैसे हर बार का जब भी मैंने दिया इंटरव्यू 6 बार दिया है, तो मेरे नाम से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। ये नाम है भी स्पेसिफिक। जी जी। तो उन्होंने क्वेश्चन यही किया था कि आपका नाम का मतलब बताइए। तो मैंने मतलब बताया कि मृदा से जो बनी हुई है, हाँ जी, मिट्टी से जो बनी होती है उसको मृण्मयी कहते हैं, जो कि सब है। जी जी, जो कि सब है। तो उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में बताइए। तो मैंने मिट्टियों के नाम गिनाए उनको। उन्होंने कहा डोरसा मिट्टी क्या होती है, राइट। देन सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी क्या होती है। देखिए कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हाँ, नाम से ही। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन साइकिल बताइए। ओके। फिर वो एक जो नाइट्रेट्स बनता है, उनको यही सुनना था कि जब थंडरस्टॉर्म होता है देन वो किस तरीके से आता है, नाइट्रेट बनता है। हाँ, तो ये सारा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नगरीय निकाय जो चुनाव है उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, टोटल कितने हैं और किस तरीके से इलेक्शन होता है, इसके बारे में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बन रहे थे सारे क्वेश्चंस। देन कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्यों था? कंप्यूटर इसलिए क्योंकि मैंने 12th में मैथ्स और कंप्यूटर ऑप्ट किया था। तो उन्होंने सारा फोकस उनके एक में ही गया, जबकि मैंने इंजीनियरिंग किया, उससे भी क्वेश्चंस नहीं आए। मेरा एनसीसी भी था, एनसीसी में मैं सर्टिफिकेट गेन की हूँ। बीसी में अल्फा ग्रेडिंग है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आए, जो कि काफी थोड़े से मेरे लिए मैं डिससेटिस्फाइड हो गई थी कि इस तरीके से क्यों क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मेरे पास। देन पेंटिंग था हॉबी का, तो पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे आए थे, जिसमें क्वेश्चन था कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने की है, और दूसरा क्वेश्चन था कि आपको सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगती है, ये क्वेश्चन था। और बस्तर में किस तरीके की चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग को आप प्रशासन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे, वो बहुत ही इजी नेचर के थे। ऐसा नहीं था कि इसमें किसी प्रकार का मैं हड़बड़ा गई थी। एक क्वेश्चन था जो मुझे काफी अंदर से लगा कि उन्होंने एक गौतम बुद्ध से स्टार्ट किया कि गौतम बुद्ध के लाइफ में वो कौन से फेज आए थे जिसमें उन्होंने इस तरीके से संन्यास धारण कर लिया था। जी जी। तो उन्होंने केवल 3 ही पूछा था मुझसे, ये 3 बताइए। चौथा नहीं पूछे थे वो। हाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि मंत्रा और शकुनी में क्या अंतर है। उनका चरितार्थ आप पढ़ी, उन्होंने कुछ बुक्स मेरे से पूछा कि आप पढ़ी हैं क्या शकुनी का अवसान, ये सारा चीज। मैंने कहा कि नो सर, मैंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि पढ़िए, बहुत काम आएगा लाइफ में, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। मैं बोली श्योर सर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए ना, आप सोच बताइए, रामायण महाभारत तो कहीं ना कहीं देखी होंगी। हाँ। उनकी जी सर बिल्कुल देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है। तो उन्होंने कहा कि अंतर बताइए। तो एकदम रैंडम क्वेश्चन था, क्योंकि कभी कोई नहीं इस चीजों को आइडेंटिफाई करता है, सोचता ही नहीं इन सारी चीजों। रामायण खत्म होती है, फिर महाभारत चालू होता है, कंपेयर है ही नहीं। और जिसमें शकुनी और मंथरा के पात्र को इतना इम्पोर्टेंस नहीं, राम और कृष्ण में कहें तो है ना, लेकिन शकुनी मंथरा को कोई नहीं देखता है। इसलिए कभी कभी नेगेटिव साइड को भी देखना जरूरी है। हीरो पे ही ध्यान मत दो, विलेन पे भी ध्यान दो। ये सीखा भी जाके अभी मिली। तो एक आंसर मैंने दिया। हाँ। डोंट नो कि वो सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए, बट मैं उसमें एक आंसर जो मेरे माइंड पे डायरेक्ट उस टाइम आया था वो था कि शकुनी क्या था, रिवेंज लेने आया था। गांधार से वो केवल इसलिए रिवेंज लेने आया था कि बहन की शादी एक अंधे से हो गई थी। तो वो शुरू से उसका एक एम ही था कि पूरे साम्राज्य को तबाह करना है। बट मंथरा को कैकेयी ने लाया था अपने ससुराल में, तो वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब राम जी को गद्दी देने की बात आई तो उनके मन में आया कि भरत को मिलना चाहिए था। तब इसमें मैंने एक पॉइंट कहा कि मंथरा को पछतावा हुआ था अपने किए पे। मंथरा अंत में रोई भी है, उसको पश्चाताप हुआ है, राम जी द्वारा उनको माफी दी गई है। लेकिन शकुनी के साथ ऐसा नहीं था। शकुनी कभी रोया नहीं है, उसको कभी पछताते हुए नहीं दिखाया गया है। राइट। ये मेरा आंसर था। ये काम कर गया। 70 100 में 70। Still I'm not sure कि वो satisfied थे कि नहीं थे। नहीं, काम कर गया, ये मार्क्स बता रहे हैं। It worked।
ये आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। उतना ही डर लगता है ऑफिसर बनने के बाद भी इंटरव्यू देने जाने में? वो जस्ट गेट खुलने के पहले जो डर होता है जब हम वेटिंग हॉल पे वेट करते रहते हैं? जब फर्स्ट टाइम था, हाँ, तब मेरे हाथ में पूरे पसीने थे। ओके। और बस एक था कि किसी ने कहा था, वहीं पर जो पैनल में बैठे थे वो एक एक्सपीरियंस होल्डर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए घबराहट दिखाना नहीं है, अंदर से हो रही है बट दिखाना नहीं है। तो विश्वकर्मा सर का बोर्ड था जिनके बारे में काफी चर्चा थी कि वो मार्क्स कम दे देते हैं, तो उनके में ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, और इत्तेफाकन मुझे वही बोर्ड मिल गया। अच्छे मार्क्स मिले आपको विश्वकर्मा सर के बोर्ड में? पहला बोर्ड में 89 कह रहे हैं ना? नहीं, पहला बोर्ड जो है उसमें वो मिला था मुझे जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, मे बी शायद 75 अराउंड ऐसा कुछ नंबर था। ओके। तो वो जो कॉन्फिडेंस था कि कहा गया था कि घबराना नहीं है, मतलब घबराना तो है, वो तो ऑटोमेटिक आएगा, पर दिखाना नहीं है। दिखाना नहीं, अंदर रखना है इसके। और डरा भी दिए कि वो नंबर देते ही नहीं, और काफी स्ट्रिक्ट है। अब कैसे बाहर नहीं आएगा? मुझे लगा कि अब मैं कैसे छिपाऊं। आपको लग रहा है कि उस टाइम वो दिख गया था आपका घबराहट? उनका क्वेश्चन था कि तुमको डर नहीं लग रहा है? ये इंटरव्यू के अंदर में क्वेश्चन? हाँ, वो विश्वकर्मा सर ने कहा था कि तुमको डर नहीं लग रहा है, फर्स्ट टाइम है, डरना चाहिए। तो मैं हंस दी, नो सर डर नहीं। लाइन से आपको डराया जा रहा है। हाँ, एक इंटरव्यू है, डरो। हाँ, एक डर लगेगा तो उसको शो मत करना, ऐसे करके डरो। उसके तो, बाद फिर ये है सर जाके वही पूछ भी रहे हैं तुमको डर नहीं लग रहा है, तो पूरा डर पे ही चला गया पहले। तो हालांकि क्वेश्चन जो है उसको मैंने फेस किया, बट वही रहता है ना कि वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। तो ठीक है, चला गया वो इंटरव्यू। उसके बाद जितने भी इंटरव्यू मैंने फेस किए, वो डर एक रहता है, वो मुश्किल से 2-3 मिनट का ही रहा होगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ इधर उधर ना हो जाए, बट वो कॉन्फिडेंस का जो था वो कभी नहीं गिरा कि सारे क्वेश्चंस आएंगे, नहीं भी बनते हैं तो कोई बात नहीं, एक पोलाइट मैनर होता है जिसमें आप मना कर सकते हैं। तो कोई ऐसा डर का माहौल नहीं था मेरे पास। एक वर्ड है मेंटोर, जो हमारे मेंटर्स ज्ञान में भी है, तो हमारे लिए वो एक डेफिनेशन है जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। इट्स लाइक कि वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, मम्मी पापा टीचर कोई भी हो सकता है। बेसिकली मेंटर्स मीन वो है जो आपको गाइड करेगा। आपके लाइफ में कोई ऐसे मेंटर रहे हैं, 2 ऐसे मेंटर के नाम, और कैसे उन्होंने आपको मेंटरशिप किया है आपकी जर्नी के लिए? तो जैसे कि माता पिता होते हैं मेंटर हमारे लाइफ में, तो इस पूरे जर्नी में मेरे मेंटर स्टार्ट इनिशियल फेज में तो पिता ही थे, धीरे धीरे कब माँ भी बनते गई और मेरे बड़े भाई इसमें उनका कंट्रीब्यूशन होते गया। एक छोटा सा वाकया डिस्कस करना चाहूंगी 8th बोर्ड का। 8th बोर्ड का मैं डीएवी से पढ़ाई की हूँ, तो जब फर्स्ट टाइम हमारा बोर्ड 8th में ही होता था, जनरली सीजी बोर्ड में 5th से स्टार्ट होता है, हमारा 8th में था। तो काफी एक डर का माहौल था कि उस बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है। मैंने तैयारी भी अच्छी की थी, बट हुआ ये कि 1 नाइट बिफोर एग्जाम मुझे ये फील होने लगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक अपनी फ्रेंड से भी बात की, तो थोड़ा सा वहां से मुझे एक डीमोटिवेशन वाला सिनेरियो देखने को मिला। तो और भी ज्यादा मैं एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंस वाला जो बोलते हैं उस लेवल पे चली गई। फिर मैं काफी रो रही थी, और मैंने जब मेरे फादर इस चीज को एनकाउंटर किए तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों इतना रो रहे हो, क्या हो गया? मैंने बोला पापा जी इतनी तैयारी की है मैंने और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगी कम्प्लीटली। तो मुझे केवल एक रास्ता दिखाई दे रहा था जिसमें मुझे लगा कि अब मैं एंड हो रहा है, अब कुछ नहीं दिखेगा। फादर 8th क्लास में देन मेरे फादर ने कहा कि ठीक है तुम फेल हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तुम्हारे एफर्ट से मतलब है, तुमने एफर्ट किया है, हार नहीं मानी है, तुम फेल हो जाना। और मैं काफी सरप्राइज हो गई कि मेरे फादर जो हमेशा एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी देते हैं वो फेल होने की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए डबल शॉक था। तो उन्होंने कहा कि तुम बस सो जाओ और ये मान लेना कि तुम 1 साल रिपीट कर लेना। तो जो एक रहता है ना प्रेशर का लेवल, वो उन्होंने एकदम 0 पे ले आया। तो जब मैं बोर्ड में अपीयर की
तो जिस पेपर के लिए मैं डर रही थी कि मैं इसमें पास नहीं करूंगी, उसमें 100 में मेरे 96 आए, 3rd टॉपर बनी। तो उसमें ये तो सारी चीजें अलग है, मार्क्स ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस टाइम मैंने ये चीज सीखा कि एक जो मेंटर जो आपने कहा, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी लाइफ में, कि जब आप बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जा रहे हैं तो वो आपको और प्रेशर ना दे अच्छा करने के लिए, बल्कि उस चीज को वो भी एक्सेप्ट करे कि ये भी एक लाइफ का फेज है, कोई बात नहीं। हमको फेल, एक मेंटर का ये काम होता है कि वो बच्चों को फेल होना सिखाए, कोई दिक्कत नहीं है, फेल को एज अ फेलियर ना ले, बल्कि आप उसमें कुछ सक्सेस के टिप्स देखिए। ये एक होता है मेंटर, कंडीशन वाइज वो आपको मैनेज करें। और जो जिस तरीके से आज हम देखते हैं ना कि बच्चे कितना जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, 10th में परफॉर्म नहीं कर पाए तो सुसाइड के केसेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? प्रेशर है, राइट, ओवरबर्डन रहता है, इतना ज्यादा पढ़ाई रहता है, उसके बाद ऐसा फील कराया जाता है कि आप फेल हो गए, एक बहुत बड़े धब्बा टाइप का फील कराया जाता है। तो फेलियर को आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही काम मेंटर के थ्रू किया जाता है कि कोई भी चीज अगर उलझन है तो उसको कैसे ठीक कर दो, और जो भी तुम एफर्ट तो आपको लगाना है, लेकिन वो एफर्ट के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है वो मेंटर ला करके दे देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, एंड दैट वाज ऑल अबाउट हर जर्नी। ऑफ कोर्स आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी फेज में हो, वो फर्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी वो हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, ऐसे बहुत सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फीमेल, और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए तैयारी कर रहे हैं। एंड इफ यू कैन अचीव दैट रैंक 2, और आपका जो सपना था आप डीसी बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दे कैन डू। कुछ ऐसा लाइन जो आप इन एस्पिरेंट्स को कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और जो भी सारी चीज आपको मिल रहे हैं फैसिलिटीज, वो उसका भरपूर उपयोग करिए, समय को जाया ना करिए। और एक जो कुछ लाइनें हैं जो मेरे फादर ही मुझसे कहा करते थे, वही लिखे हैं। तो वो कहते थे कि सच है फूलों में वह गुण है, जग में सुगंध का बिखराना, महको अवश्य पर मत सीखो, फूलों के जैसे मुरझाना। सुमन सभी की चाहत है, पर कांटों से डरते हैं, मेरे मत वे सौभागी जो कांटों पर मरते हैं। नहीं भाग्य के पीछे बांधे हम अपनी आशाओं को, बनती मिटती ही रहती है हाथों की रेखाएं। तो इसी के साथ ही मैं थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। मतलब इतनी आसानी से, इतनी सुविधाजनक स्थिति से आपने सारी बातें बताई, और वो कुछ था, हमने बीच में डिस्कशन भी किया, पेन कौन सा लिखते हैं, ये सब जो चीजें हैं, जो जनरल डाउट था वो हंसी मजाक में निकल गया। हेल्थ को लेकर के एक जनरल डाउट था, जो भी हंसते खेलते वो आई होप जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या फिर और आगे देखेंगे वो समझेंगे। एक फैमिली के लिए भी आपने टिप्स दिए, अपनी फैमिली को दिखाएंगे, वो समझेंगे इस बात को। थैंक यू सो मच आपका टाइम। थैंक यू पीपल। दिस वाज मृण्मयी शुक्ला, CGPSC रैंक 2, CGPSC 2023 रैंक 2, और अब वो डीसी बनने जा रही हैं। होपफुली अगली बार आप रैंक 1 के लिए ट्राई ना करें, बाकी लोगों के लिए कंपटीशन ना बने। नहीं, मैं सरेंडर कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू।